विद्यार्थियों, आज हम आप सभी को जीव जगत के बारे में अध्ययन कराएंगे। विद्यार्थियों, हम सभी चारों ओर से विभिन्न प्रकार के पदार्थों से घिरे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चारों तरफ सजीव और निर्जीव पदार्थों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन आज हम इस अध्याय में जीव जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि हम आप सभी जीवन को शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो ये बड़ा ही असंभव कार्य होता है। जीवन की कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं दी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अमुक पदार्थ में जीवन है या अमुक पदार्थ को हम जीवित पदार्थ कह सकते हैं। आइए आज के इस लेक्चर में हम लिविंग थिंग्स यानी जिसमें जीवन है, जो जीवित पदार्थ है, उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम उन्हें जीवित पदार्थ कह सकते हैं, उन्हें जीव कह सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है वृद्धि। ग्रोथ। जीवित पदार्थों का एक प्रमुख लक्षण है वृद्धि करना। जीवित पदार्थों में यह वृद्धि आंतरिक होती है। हम ये भी जानते हैं कि निर्जीव पदार्थों में वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि बाहरी होती है। जब हम कोई बाहरी सब्सटेंस उनमें स्थापित कर देते हैं तो उस निर्जीव पदार्थ का मास बढ़ जाता है, लेकिन जीवित पदार्थों में यह वृद्धि आंतरिक होती है और सभी अंगों में एक निश्चित क्रम से संपादित होती है। दूसरा है जनन। जीवधारी अपनी वंश की परंपरा को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया संपादित करते हैं, जिससे उनका अस्तित्व इस संसार में बना रहे। इसके अलावा है उपापचय। मेटाबॉलिज्म। प्रत्येक जीवधारी में उपापचय की क्रियाएं संपादित होती हैं। उपापचय की क्रियाएं अपचय और उपचय दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। अर्थात जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय है, ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का सम्मिलित रूप है, जिसके अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उसके शरीर में संपादित होती हैं, जिनमें जीव द्रव्य की वृद्धि भी होती है और जीव द्रव्य की हानि भी होती है। तो जीव द्रव्य की हानि और जीव द्रव्य की वृद्धि, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों क्रियाओं को मिला के कहते हैं उपापचय क्रियाएं। इसके बाद चौथा है उत्तेजनशीलता। इरिटेबिलिटी। वायु उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्रिया को उत्तेजनशीलता कहते हैं। प्रत्येक वह पदार्थ जिसमें जीवन है वो अपनी बाहरी वातावरण के प्रति अनुक्रिया को दर्शाता है। सपोज करो
आपने सूर्यमुखी का पादप देखा होगा। सूर्यमुखी के पादप का जो पुष्प का मुख होता है वो आपने देखा होगा कि सूर्य की तरफ मुड़ जाता है, यानी एक्सटर्नल स्टिमुली क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो अपने आप को सूर्य के प्रकाश की ओर प्रेरित करता, उधर गति करता है। तो यही होती उत्तेजनशीलता, और यह उत्तेजनशीलता का गुण सिर्फ और सिर्फ जीवधारियों में पाया जाता है, जीवित पदार्थों में पाया जाता है, निर्जीव पदार्थों में नहीं पाया जाता है। पांचवा है पोषण। प्रत्येक जीवधारी अपनी जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, वृद्धि करने के लिए उसे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और यह पोषक पदार्थ वह बाहरी वातावरण से ग्रहण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोषण की क्रिया है वह जीवधारियों के द्वारा संपादित होती है। निर्जीव पदार्थों में पोषण की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो उसमें वृद्धि असंभव होती है। छठवां है आगे गति। मोमेंट करना। प्रत्येक जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन यहां बात हम एक स्पष्ट करना चाहें, आप सभी ने कई जगह पढ़ा होगा, एक तो मोमेंट और लोकोमोशन दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। इस संदर्भ में थोड़ा सा विस्तार से हम बताना चाहेंगे। इसको हम यूं कर ले, गति व चलन शब्द दे दें। मोमेंट एंड लोकोमोशन, गति को कहते हैं मोमेंट और चलन को कहते हैं लोकोमोशन। देखिए, गति की क्रिया जो है वो सिर्फ पादों में संपादित होती, पादपों में। गति का मतलब ये होता है कि इसमें पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, अपने ही स्थान पर वो अपने अंगों को हिलाता डुलाता है। जैसे आपने देखा होगा पत्तियों का फैल जाना, और जैसे शाम होती है पत्तियों का सिकुड़ जाना, रंधों का खुलना और बंद होना, पुष्पों का खिलना और मुरझाना, इस क्रिया को कहते हैं गति। छुई मुई को आपने पादप देखा होगा, जैसे उसकी पत्तियों को छू लेते हैं उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ये क्रिया आपने देखी होगी। इसको कहते हैं मोमेंट, और ये नेस्टिंग मोमेंट है, स्पर्शानुवर्तन छूने से होता। और चलन की वह क्रिया है जिसमें कोई जीवधारी आवश्यक पदार्थों की प्राप्ति हेतु या तो आवास की चाह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, या भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यानी अपनी जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए जीव ये लोकोमोशन की क्रिया करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये स्पष्ट कर देना चाहते कि गति व चलन दोनों ये थोड़े से अलग अलग शब्द हैं। गति की जो क्रिया होती है वो अधिकतर पादपों में पाई जाती है, और चलन की क्रिया ये पाई जाती है उस श्रेणी के जंतुओं में। कोश की संरचना। सेलुलर स्ट्रक्चर। प्रत्येक जीव जिसमें जीवन है उसका शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह क्रिया निर्जीवों में नहीं पाई जाती है, यानी उसका शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिकाओं के समूह ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतकों का समूह मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, कई अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और कई तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात जो जीव है उसमें कोश की संरचना पाई जाती है। इसको हम यूँ कह दें कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोश की संरचना के अलावा, यानी कोश की संगठन इसको कह सकते हैं। ये क्रिया पाई जाती है। और
8वां जो शब्द है निश्चित आकार एवं आकृति। डेफिनेट शेप एंड साइज। प्रत्येक जो जीवधारी है उसका एक निश्चित आकार है। इसको उदाहरण के रूप में हम आपको समझाना चाहें कि जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनका कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि पादपों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। यदि हम शाखाओं की बात करें तो आपने कभी देखा होगा कि नीम का पेड़ है, कहीं किसी स्थान पर उसकी एक शाखा है, किसी स्थान पर दूसरी उसकी दो शाखाएं हो जाती, कहीं नीम का पेड़ है उसकी 3 शाखाएं हो जाती हैं। इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहते हैं कि केवल तनों की संख्याओं पर नहीं जाइए, उसकी पत्तियों का आकार देखिए, उनके फलों का आकार देखिए, उनके पुष्पों का आकार देखिए। तो थोड़ी हद तक ये बातें जो पादपों में हैं वो आपको विस्मित कर सकती है, लेकिन जहाँ तक जंतुओं का सवाल है, जंतुओं का निश्चित रूप से उनकी आकार और आकृति बहुत ज़्यादा एक निश्चित होती है और वो निश्चित आकृति में ही पाए जाते हैं। और अगला है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। प्रत्येक जीवधारी जिसमें जीवन पाया जाता है उसका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। वो जंतु या पादप ग्रो करते हैं, विकास करते हैं, विकसित होते हैं और एक निश्चित जीवन के कारण उनका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। इसके बाद 10वां है अनुकूलन। एडाप्टेशन। प्रत्येक जीवधारी अपने आप को सरवाइव करने के लिए, बदलते हुए वातावरण में अपने आप को स्थापित करने के लिए अपने शरीर में कुछ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन करते हैं, जिससे वो बदलते हुए वातावरण में अपने आप को स्थापित कर सके। इस क्रिया को कहते हैं अनुकूलन, और यह अनुकूलन की क्रिया सिर्फ जीवधारियों में पाई जाती है, निर्जीव पदार्थों में नहीं पाई जाती है। 11वां इसका है विभिन्नताएं। जीवधारियों में वातावरण में होने वाले परिवर्तन और आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण कुछ वेरिएशंस उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं और इन भिन्नताओं के कारण कालांतर में नई जातियों का विकास होता है। डार्विन ने जो जैव विकास का सिद्धांत दिया उसमें बताया गया कि जो वेरिएशंस होती हैं ये जैव विकास की कच्ची सामग्री के रूप में कार्य करती हैं, और वो वेरिएशन जो धनात्मक होती हैं, जीव के लिए अनुकूलित होती हैं, वो सरवाइव करते हैं जीव, और जो वेरिएशंस, जो भिन्नताएं निगेटिव होती हैं, नकारात्मक होती हैं, ऐसे जीव इस सृष्टि से समाप्त हो जाते हैं। और 12वां है मृत्यु, डेथ। विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं जो किसी जीवधारी के द्वारा संपादित होती हैं उसके अंतर्गत कोशिकाओं में टूट फूट होती है, और किसी भी जीवधारी के मृत्यु का नतीजा उसकी कोशिकाओं की संख्या में कमी, कोशिकाओं में टूट फूट और कोशिकाओं की जो कार्यशीलता है उसमें कमी के कारण एक निश्चित समय अवधि के बाद जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आप देख रहे थे कि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जीवन क्या है, इसे चंद शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर मैंने आपको बताए, यदि ये कैरेक्टर उस जीव में पाए जाते हैं, इनका अध्ययन करने के पश्चात तो हम कह सकते हैं कि अमुक जीव जीवधारी है, इसमें जीवन है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर उसे हम सजीव
और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे बीच जो विविधता कैसी है, यानी संसार में कितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। हम ये कहें जैव विविधता,